आज 15 जून 2025 है। ये वो दिन है जब हम इतिहास के गलियारों में झांकने जा रहे हैं। चलिए एक अनोखे सफर पर चलते हैं। ईरान, जिसे कभी पर्सिया कहा जाता था, एक ऐसा सफर जो हमें समय के उस दौर में ले जाएगा जब सभ्यताएं आकार ले रही थीं। ये देश सिर्फ रेगिस्तान या कालीनों की कहानी नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता की धड़कन है। ये उन संस्कृतियों का संगम है जिन्होंने दुनिया को नया नजरिया दिया। यहाँ पूरब पश्चिम के विचार, धर्म और भाषाएं टकराईं, विचारों का आदान प्रदान हुआ, संस्कृतियों का मिलन हुआ और एक रंगीन संस्कृति बनी। एक ऐसी संस्कृति जिसने कला, साहित्य और विज्ञान को नए आयाम दिए। ईरान की गलियों, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है, किलों जो सदियों से इतिहास के गवाह बने खड़े हैं, और बाजारों में इतिहास आज भी जिंदा है, जहां हर चीज में अतीत की झलक दिखाई देती है। हम देखेंगे कैसे एक छोटा कबीला अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से आगे बढ़ा, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना, जिसकी शक्ति और वैभव की गाथाएं आज भी सुनाई देती हैं, और कैसे उसकी राख से नई पहचान उभरी, एक नई उम्मीद, एक नया भविष्य। ये सिर्फ राजाओं की नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इस धरती को अपना घर बनाया, बल्कि आम लोगों की हिम्मत और संस्कृति की कहानी है। उनकी जीवन शैली, उनकी परंपराएं और उनका अटूट साहस। वक्त बदलता है पर विरासत कायम रहती है। ये विरासत हमें याद दिलाती है कि हम कौन थे और क्या बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी सोच को बदल देगा। हम टाइम मशीन में बैठकर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, पर्सिया से आज के ईरान तक का सफर शुरू करते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि कैसे एक सभ्यता समय के साथ बदलती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की। 3000 साल पहले आर्यंस नाम के कबीले ईरान की जमीन पर बसे। उन्होंने खेती सीखी, राज्य बनाए और धीरे धीरे एक सभ्यता की नींव रखी। फिर आया साइरस, एक छोटा राजकुमार। बड़ा सपना, उसने फारसी कबीलों को एकजुट किया और जीत के साथ दिल भी जीते। साइरस ने धर्म और रीति रिवाजों की आजादी दी। उस दौर में यह क्रांतिकारी था। उसने एकेमेनिड साम्राज्य खड़ा किया, जो मिस्र से भारत तक फैला, बेबीलोन को हराकर यहूदियों को आजादी दी और मानवाधिकारों का पहला चार्टर बनवाया। साइरस ने प्रशासन, सड़कें और पोस्टल सिस्टम शुरू किया। उसकी विरासत आज भी मिसाल है। वो सिर्फ विजेता नहीं, निर्माता और दूरदर्शी था। उसकी कहानी आज भी लीडर्स को प्रेरित करती है। साइरस के बाद डेरियस दी ग्रेट ने साम्राज्य को संगठित किया। उसने प्रांतों में बांटकर प्रशासन मजबूत किया, टैक्स और सिक्कों का सिस्टम लागू किया, परसेपोलिस नाम का भव्य शहर बसाया और रॉयल रोड जैसी सड़कें बनवाईं। डेरियस के समय में साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। फिर आया झक्सीस। उसने यूनान पर हमला किया, एथेंस जलाया, पर थर्मोपिले की लड़ाई में स्पार्टन्स ने उसे रोक दिया। समुद्री लड़ाइयों में हार के बाद उसे पीछे हटना पड़ा। यूनान पर हमला साम्राज्य के विस्तार की सीमा बन गया। इसके बाद साम्राज्य की ताकत तो रही, पर ढलान शुरू हो गया। डेरियस और झक्सीस का दौर बुलंदी और गिरावट दोनों का प्रतीक है। अब एक नया तूफान आने वाला था। पश्चिम से आया सिकंदर, मैसिडोनिया का युवा राजा, जिसने फारसी साम्राज्य को चुनौती दी। उसकी छोटी अनुशासित सेना ने डेरियस तृतीय को हराया और परसेपोलिस पर कब्जा किया। परसेपोलिस का जलना एक युग के अंत का संकेत था। सिकंदर ने पूरब पश्चिम की संस्कृतियों को मिलाने की कोशिश की, शादियां, रीति रिवाज और यूनानी बसावट, लेकिन भारत की ओर बढ़ते हुए उसकी सेना ने मना कर दिया और बेबीलोन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद साम्राज्य बंट गया। ईरान सेल्यूकस के हिस्से आया। अब फारस पर यूनानी राजाओं का शासन था। फारसी संस्कृति बची रही, लेकिन यूनानी रंग चढ़ गया। यह बदलाव का दौर था। पुरानी पहचान नए सांचे में ढल रही थी। आगे एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। सिकंदर के बाद कई वंश आए, लेकिन 7वीं सदी में इस्लाम ने सब बदल दिया। अरबों ने ससानियन साम्राज्य को हराया और ईरान में इस्लाम फैल गया। अरबी भाषा आई, पर फारसी संस्कृति और भाषा मिट नहीं पाई। ईरानियों ने इस्लाम को अपनाया, पर अपनी पहचान भी बचाई। शिया इस्लाम ने यहां गहरी जड़ें जमाई। मंगोल हमलों के बाद 16वीं सदी में सफाविद वंश ने ईरान को फिर से एकजुट किया। शिया इस्लाम को राजकीय धर्म बनाया और ईरान को अलग पहचान दी। शाह अब्बास प्रथम ने इस्फहान को खूबसूरत राजधानी बनाया। मस्जिदें, महल और बाजार बने। सफाविद काल में कला, वास्तुकला और साहित्य फूले फले। आधुनिक ईरान की नींव यहीं रखी गई। सफाविद साम्राज्य, जो कभी मध्य पूर्व की एक शक्तिशाली शक्ति था, उसके पतन के बाद ईरान में एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। इस अस्थिरता के माहौल में काजार वंश सत्ता में आया।
उन्होंने देश पर नियंत्रण तो स्थापित कर लिया, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं थी। 19वीं सदी में दुनिया भर में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे ब्रिटेन और रूस ने ईरान की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने धीरे धीरे ईरान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे देश की संप्रभुता खतरे में पड़ गई। इन विदेशी शक्तियों की नजर ईरान के तेल और जमीन पर थी, जिसे वे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने धीरे धीरे इन संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। काजार शासक अपनी आंतरिक समस्याओं और अक्षमता के कारण इन चुनौतियों का सामना करने में कमजोर साबित हुए। देश की आर्थिक और सामाजिक हालत लगातार बिगड़ती गई, जिससे जनता में असंतोष फैलने लगा। काजार शासकों द्वारा विदेशी कंपनियों को देश के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के अधिकार देने से जनता में गुस्सा और भी बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप संवैधानिक क्रांति हुई, जिसने देश की राजनीतिक दिशा बदल दी। क्रांति के दबाव में आकर शाह को एक संसद बनानी पड़ी, जिससे उनकी निरंकुश शक्ति कुछ हद तक कम हो गई। लेकिन यह बदलाव काफी नहीं था और अंततः काजार वंश का अंत हो गया, जिससे ईरान में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस उथल पुथल के बीच रजा खान नाम के एक महत्वाकांक्षी सैन्य अधिकारी ने पहलवी वंश की शुरुआत की। उन्होंने देश में आधुनिकीकरण की लहर चलाई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था सेना का पुनर्गठन और उसे आधुनिक हथियारों से लैस करना। उन्होंने पूरे देश में सड़कें बनवाईं, शिक्षा के प्रसार के लिए नए स्कूल खुलवाए और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। रजा शाह के शासनकाल में देश का नाम आधिकारिक तौर पर ईरान कर दिया गया, जो फारस की प्राचीन विरासत को दर्शाता है। उन्होंने पश्चिमीकरण को तेजी से लागू किया, जिससे ईरानी समाज में व्यापक बदलाव आए। रजा शाह ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हिजाब पर पाबंदी लगा दी, जिससे देश में एक नया विवाद छिड़ गया। उन्होंने मौलवियों की ताकत को कम करने के लिए कई कदम उठाए, जिससे धार्मिक नेताओं में असंतोष फैल गया। रजा शाह के सुधार ऊपर से थोपे गए थे और उन्होंने जनता की राय और धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं किया। इन नीतियों के कारण समाज में असंतोष और भी बढ़ गया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के दबाव के कारण रजा शाह को सिंहासन छोड़ना पड़ा, जिससे ईरान पर एक नया संकट आ गया। उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी को नया शासक बनाया गया, लेकिन उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। अब ईरान एक नए मोड़ पर था, जहां उसका भविष्य अनिश्चित था और उसे कई चुनौतियों का सामना करना था। मोहम्मद रजा शाह पहलवी, ईरान के अंतिम शाह, ने अपने पिता के बाद सत्ता संभाली और आधुनिकीकरण जारी रखा। एक ऐसा आधुनिकीकरण जो ईरान को पश्चिमी देशों के समकक्ष लाने का प्रयास था। उन्होंने देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। तेल से तरक्की आई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आया। उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन नामक एक सुधार कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य ईरान को पश्चिमी देशों के जैसा बनाना था और पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया गया। लेकिन शाह की तानाशाही, समाज में बढ़ती असमानता और सांस्कृतिक असंतोष धीरे धीरे गहराता गया। लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी संस्कृति और पहचान खतरे में है। ऐसे में धार्मिक नेता, खासकर आयतोल्लाह खुमैनी, जो उस समय निर्वासन में थे, शाह के विरोध के प्रतीक बने। खुमैनी के विचारों ने लोगों को एक नई उम्मीद दी और उन्हें एकजुट किया। 1979 में खुमैनी के समर्थकों के जन आंदोलन ने शाह को सत्ता से हटा दिया और ईरान में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद खुमैनी की ईरान में वापसी के साथ ईरान इस्लामिक गणराज्य बन गया, एक ऐसा राष्ट्र जो इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित था। राजशाही खत्म हुई और ईरान में एक नया युग शुरू हुआ। अब सर्वोच्च नेता के पास देश के सबसे ज्यादा अधिकार हैं और देश में सख्त इस्लामी कानून लागू किए गए हैं। पश्चिमी प्रभाव को कम किया गया और अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते पूरी तरह से टूट गए। आज का ईरान शिक्षित युवा पीढ़ी, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से तरक्की, पर इसके साथ ही आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी बरकरार हैं। ईरान क्षेत्रीय राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है, पर उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी सामना करना पड़ता है। प्राचीन पर्सिया से लेकर आज के इस्लामिक गणराज्य तक ईरान का सफर अभी भी जारी है। और यही है पर्सिया की कहानी, एक ऐसी सभ्यता जो हर बदलाव में अपनी पहचान को ढूंढती और बनाए रखती रही है।